डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत हम कुछ वीडियोज़ बना रहे थे जिसमें दो पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित है। तो आज हम पेपर 1 शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार फर्स्ट पेपर के अंतर्गत लघुत्तरीय शार्ट टाइप प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं जो अधिकतर पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए शैक्षिक, यहाँ क्या शब्द शैक्षिक शब्द का जो है यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि मापन एवं मूल्यांकन देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह शैक्षिक मापन मूल्यांकन की बात की जा रही है। तो इसमें यदि आप इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मापन किसे कहते हैं, अलग से एक क्वेश्चन, या फिर मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो हम देख लेते हैं दोनों को। शिक्षा के अंतर्गत यदि छात्र की योग्यताओं एवं विशेषताओं की मात्रा को गणितीय इकाइयों में निर्धारित करते हैं तो वह शैक्षिक मापन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यदि जब कोई छात्र क्लास में पढ़ने जाता है तो हम उसके अचीवमेंट को, उसके उपलब्धि को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो वही उसको चेक करने के लिए हम गणितीय विधियों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, सामान्यतया शैक्षिक मापन का तात्पर्य छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में लिया जाता है, परंतु वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले सभी मापन शैक्षिक मापन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं हम कि जो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि के अंतर्गत क्या क्या होता है। उसके अंतर्गत उनकी बुद्धि, अभिरुचि, स्मृति, व्यक्तित्व, रुचि, अधिगम शैली आदि अनेक चरों का मापन किया जाता है। ठीक है, यहाँ व्यापकता की बात की जा रही है। छात्रों के अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग, अभिभावकगण, प्रशासक, समाज का प्रबुद्ध वर्ग आदि सभी शिक्षण प्रक्रिया में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शैक्षिक मापन के अंतर्गत शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किसी गुण या विशेषता का वर्णन किया जाता है। ठीक है, अब इन गुण और विशेषता का जो वर्णन है यह क्या हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है गुणों के आधार पर, और मात्रात्मक भी हो सकता है। जैसे व्यक्तियों को उनके लिंग भेद के आधार पर पुरुष अथवा महिला कहना क्या होगा, गुणात्मक मापन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिंग भेद के आधार पर महिला पुरुष। ठीक है, बालक बालिका, ये क्या है, गुणात्मक मापन का एक सरल उदाहरण है। इसी तरह किसी गुण अथवा विशेषता के मात्रात्मक वर्णन से व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित उस गुण या विशेषता की मात्रा को बतलाया जाता है। जैसे दीपक की लंबाई 5 फुट 5 इंच है, तो यह क्या है, यह एक मात्रात्मक मापन का सरल उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि मापन की अपेक्षा मूल्यांकन, ध्यान रखिएगा, मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति, निष्कर्षतः मूल्यांकन के अधिक व्यापक है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों विशेषताओं का वर्णन मात्र ही किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति के गुणों अथवा विशेषताओं को उनकी वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। मापन वास्तव में मूल्यांकन का एक अंग मात्र है। मूल्यांकन एक ऐसा कार्य है अथवा परिणाम है जिससे मापन से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मापन का उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो देखते हैं मापन के उद्देश्य के अंतर्गत, यदि मापन एवं मूल्यांकन के पूर्व वर्णित संकल्पना से इनके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं तो शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नलिखित ढंग से सूचीबद्ध किया जा सकता है। पहला जो है, इसका उद्देश्य है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। किसके ज्ञान की जांच, जैसे क्लास में जब बच्चा जाता है तो उसके ज्ञान की जांच की जाती है। ठीक है, तो विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर ले, यानी कि क्लासरूम में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम को करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद
तो जब हम परीक्षण लेते हैं, जब हम मापन करते हैं, तभी तो हम उसकी उपलब्धि को जान पाते हैं। तो इस तरह से जो है निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर लिए हैं, इससे उनका विकास किस सीमा तक हुआ, विकास में बाधक तत्व कौन से हैं इत्यादि की जानकारी इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है, ठीक है, और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि यदि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, यदि हम उनका परीक्षण नहीं लेते हैं, मापन नहीं करते हैं और यह जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं कि किस बच्चे को कितना नंबर मिला है, तो इससे क्या है, अधिगम की प्रेरणा नहीं मिल पाती है। यदि हम मापन मूल्यांकन करते हैं, किसी बच्चे का कम अंक आता है, तो वह अभिप्रेरित होता है कि अगली बार हम अच्छे से और पढ़ेंगे और हम अधिक नंबर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तीसरा देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जानकारी किसके माध्यम से होती है, वह मापन मूल्यांकन के माध्यम से ही छात्रों के पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है, जिससे उनके शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। नेक्स्ट है निदान। निदान के अंतर्गत मापन एवं मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के कमज़ोर छात्रों की पहचान करके उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। जब बार बार टेस्ट होता है, मापन होता है, तो यह पता चल पाता है कौन से बच्चे कमज़ोर हैं, कौन से अच्छे हैं पढ़ने में। यदि कमज़ोर हैं तो उनके जो है कमज़ोरी का पता लगा करके और फिर उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम में सुधार। मापन तथा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करना है। नेक्स्ट है चयन, ठीक है। मापन मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य उपयोगी पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता व योग्यता अनुसार विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्राप्त करना है। शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी भी मापन मूल्यांकन के द्वारा ही की सहायता से शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जांच भी की जाती है, ठीक है। वर्गीकरण। छात्रों को मापन मूल्यांकन की सहायता से औसत, कम औसत या मंदबुद्धि इन बालकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और निर्देशन। मापन एवं मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशन प्रदान करना भी है। तो इस तरह से हम निष्कर्षतः देख सकते हैं कि मापन मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञान एवं विकास की जानकारी, अधिगम की प्रेरणा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, समस्याओं का निदान, शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना, पाठ्यक्रम में सुधार, चयन, शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी, छात्रों का वर्गीकरण एवं निर्देशन जो है इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर। अब इस क्वेश्चन को इससे आपके 3 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है और मापन मूल्यांकन में क्या अंतर है। तीनों प्रश्न ऐसे आ सकते हैं अलग अलग करके। तो यदि आप एक क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपके तीनों प्रश्न तैयार हो जाते हैं, ठीक है। देखिए 2016 में पूछा भी गया है। तो देखते हैं पहला मापन। मापन का क्षेत्र क्या है, संकुचित है। ध्यान रखिएगा, मापन का क्षेत्र संकुचित है जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मापन एक सामान्य शब्द है, मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है, तकनीकी शब्द है और यह सामान्य शब्द है। मापन एक साधन है जबकि मूल्यांकन एक साध्य है। मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है, यानी कि वह निष्कर्ष नहीं निकालता है। मूल्यांकन के द्वारा किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण है, ठीक है, साक्ष्यों का एकत्रीकरण। ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। अब जैसे मापन के द्वारा हम नंबर प्राप्त कर लिए कि छात्र को इतना नंबर मिला है, और मूल्यांकन के द्वारा हम परसेंटेज निकाल के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कौन सा डिवीज़न है, कौन सा ग्रेड है। मापन में धन श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, मूल्यांकन के लिए अधिक धन श्रम की आवश्यकता होती है।
मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित है। ठीक है, मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं हो सकता है, जबकि मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। मापन किसी भी समय किया जा सकता है, हम किसी भी समय बालक से क्वेश्चन पूछ करके हम उसके ज्ञान का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जा सकता है, यानी जब हम नंबर प्राप्त होगा तभी हम उसके निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती है, मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से 10 हैं अंतर और काफ़ी सरल हैं। उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, परीक्षण टेस्ट और मापन मेजरमेंट, इन दोनों में क्या अंतर है, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। तो देख लीजिए आप, परीक्षण क्या, इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, परीक्षण किसे कहते हैं, तो ये भी आपका तैयार हो जाएगा। इसमें पहला अंतर हम देखते हैं, परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, परीक्षण के माध्यम से कोई व्यक्ति किसी विषय में कितना विशेषज्ञ है इस बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जबकि मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है, जबकि मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है, जबकि मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है, जबकि मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है। परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानकीकृत करके प्रयोग में लाया जाता है, जबकि मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्यात्मक रूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इनका महत्व बताइए। देखिए, अभी ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसका आशय क्या है, व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इससे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है और सतत व्यापक मूल्यांकन में क्या अंतर है। पहला देख लेते हैं, सतत मूल्यांकन। कक्षान्वृत्ति का प्रमुख साधन वार्षिक परीक्षा तथा उसके परिणाम होते हैं। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही तो हम पता लगा पाते हैं कि बालक का जो है वह कितना उस उपलब्धि उसको हुई, अचीवमेंट उसका कैसा है। संपूर्ण संकुल संकल्पना के कार्यक्रम अंतर्निहित सतत मूल्यांकन इस समस्या का प्रमुख समाधान है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से बालक की योग्यता तथा अयोग्यता के बारे में नियमित रूप से उपयोगी तथ्यों का संकलन संभव हो सकेगा। इन तथ्यों का प्रयोग करके ऐसे उपचारात्मक शिक्षण यंत्र तथा समृद्ध शिक्षण के रूप में इनका प्रयोग किया जा सकेगा, जिससे बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का अधिकतम विकास किया जा सके और शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इस फीडबैक से न केवल विद्यार्थी का मापन, वर्गीकरण एवं प्रमापीकरण में सहायता मिलेगी, अपितु उसकी कार्यकुशलता एवं सफलता के स्तर को सुधारने का तथा इस प्रकार के रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा उसके अधिकतम विकास की व्यवस्था को सक्षम बनाया जा सकेगा। इस प्रकार सतत मूल्यांकन के परिणाम हमें शीघ्र प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, और सतत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन स्वयं लक्ष्य न होकर लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। विद्यार्थी परीक्षा के भय से मुक्त हो सकेंगे तथा सहज भाव से मूल्यांकन के लिए तत्पर रहेंगे। यानी कि सतत वार्षिक परीक्षा बीच बीच में हमेशा जो है परीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक के अंदर एक जो भय होता है परीक्षा को लेकर के उनके मन में न रहे और यह लक्ष्य न होकर के लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन है। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम देखते हैं, व्यापक मूल्यांकन जो है वह शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप से प्रभावित करने वाले सूक्ष्म
स्थूल सूक्ष्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञात अज्ञात अनेक पक्ष होते हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन के द्वारा यह निर्णय लिया जा सकता है कि कौन से तत्व छात्र के अंदर अच्छे हैं और कौन से खराब हैं। इन तत्वों का छात्र के विकास में क्या योगदान है। शैक्षिक क्षेत्र में किसी बालक का मूल्यांकन करते समय उसके वातावरण तथा सामाजिक पृष्ठभूमि व उनकी शारीरिक क्षमता को समझकर ही व्यापक मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन के विभिन्न पक्षों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी को, क्योंकि मूल्यांकन के जो प्रमुख पक्ष हैं उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने इस टेक्सोनॉमी में अभिव्यक्त किए हैं और उसे ही मूल्यांकन के पक्ष के रूप में जो है उल्लिखित किया जाता है। तो देखते हैं मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष निम्नलिखित है। पहला है इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक पक्ष या कॉग्निटिव। ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने हेतु ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों की जटिलता के क्रम के आधार पर विकसित किया है। यह प्रणाली सरल से जटिल की ओर, ठीक है, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त ज्ञानात्मक क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित करती है। इसको ध्यान रखिएगा आप। क्या क्या है ये। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है। ज्ञानात्मक के अंतर्गत 6 वर्ग आते हैं। नॉलेज, कम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवाल्युएशन। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के ये 6 वर्ग आपस में जुड़े हुए हैं, यानी ज्ञान के बाद ही बोध की प्राप्ति होती है। ज्ञान तथा बोध के बाद प्रयोग की, ज्ञान, बोध तथा प्रयोग के बाद विश्लेषण की, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, उन 5 के बाद अंत में मूल्यांकन का समझ विकसित होता है। तो इस प्रकार से ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उपरोक्त 6 उद्देश्यों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है। नॉलेज, कम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एंड इवाल्यूएशन। ठीक है। दूसरा देखते हैं भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत इन्होंने क्राथवल, ब्लूम तथा मार्शिया ने 1964 में किया। इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध, यहाँ ध्यान रखिएगा, जिनका संबंध बालक के भाव से, भावना से संबंधित है, यानी रुचि, अभिरुचि, संवेग से है। ब्लूम का कहना है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का बहुत अधिक महत्व है। जब बालक के अंदर किसी नई रुचि का जन्म होता है तब उसके द्वारा सीखे गए व्यवहार के साथ प्रिय या अप्रिय व्यवहार दृष्टिगोचर होते हैं, तो यह परिवर्तन उनके भावात्मक पक्ष से संबंधित माना जाता है। ठीक है। हम उसी चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हैं जिसमें हमारी रुचि है। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत है कि जिसमें, जैसे कोई सब्जेक्ट आप ले लीजिए, अगर आपका उस सब्जेक्ट में रुचि है तो बार बार आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने का मन करेगा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का इसकी इच्छा नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि मनोवृत्तियाँ, संवेग, रुचियाँ हमारे व्यक्तित्व की कसौटी हैं। इसे टेक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य में 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिए। पहला रिसीविंग, आग्रहण, रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और चारित्रीकरण। और तीसरा जो है वह कौशलात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत इन्होंने शारीरिक एवं क्रियात्मक कौशलों पर बल दिया है। इस क्षेत्र की टेक्सोनॉमी अभी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। सिम्पसन, क्लीवर ने इस पक्ष को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया। मनोक्रियात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत वे समस्त शैक्षिक उद्देश्य निहित होते हैं जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक कौशलों से होता है। विज्ञान के उपकरणों का प्रयोग, मानचित्र, ठीक है, मानचित्र, चार्ट, रेखा चित्र बनाना आदि। मनोक्रियात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया। पहला उत्तेजना या उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही, नियंत्रण, सामंजस्य और स्वाभाविकरण।
तो इस तरह से जो पहला कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक जो विकास है, उसके अंतर्गत 6 आते हैं, जिसमें नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड डिवॉल्यूशन। इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है भावात्मक, भावात्मक के अंतर्गत आग्रहण, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं बालक के भावात्मक पक्ष या वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है। इसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन 2018 में आया, एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं कि मानव प्रकृति का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भावनाओं से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत रुचि, पसंदगी, नापसंदगी, मूल्य, अभिरुचि, संवेग आदि सम्मिलित होते हैं। भावात्मक पक्ष सामान्य आग्रहण से शुरू होकर चयनित घटनाओं द्वारा चरित्र की जटिल लेकिन अंतःकरणीय विशेषताओं के निर्माण पर होती है। भावात्मक उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा अर्जित उनकी भावनाओं के प्रदर्शन से संबंधित है। भावात्मक पक्ष के 5 चरण हैं, जिसमें आग्रहण, रिसीविंग, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, चारित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन जो है वह हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। अवलोकन पद्धति से आशय है किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन वहाँ के सर्वेक्षण की सहायता से करना है। इस उद्देश्य से स्थानीय वातावरण के विविध पक्षों का सुगमता से अध्ययन किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के लिए यह पद्धति विशेष उपयोगी रहती है। इस पद्धति का प्रयोग करके शिक्षक क्षेत्र विशेष का निर्धारण करता है। यह नगर, मोहल्ला, गांव या कोई क्षेत्र हो सकता है। इसके पश्चात यह निर्णय लिया जाता है कि वहाँ किन किन पर्यावरणीय पक्षों के विषय में जानकारी एकत्रित की है। अब देखिए एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समेटिव और फॉर्मेटिव, रचनात्मक एवं आकलित। रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव एंड आकलित जो है समेटिव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ही पूछा जाता है मापन मूल्यांकन के अंतर्गत। आप इसे भी ज़रूर तैयार करिएगा। देखते हैं हम रचनात्मक एवं आकलित मूल्यांकन के भेद निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। इन दोनों में अंतर देख लेते हैं हम, क्योंकि प्रश्न 2 नंबर के आते हैं तो कम से कम 2 या 3 तो आपके तैयार अंतर होने ही चाहिए। अब इस अंतर को तैयार करने से आपके जो है रचनात्मक मूल्यांकन क्या है और आकलित मूल्यांकन क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, 3 प्रश्न आपके तैयार होंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं शैक्षिक उपलब्धि के संदर्भ में रचनात्मक एवं आकलित मूल्यांकन में भेद स्पष्ट है। देखते हैं शिक्षण कार्य के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहते हैं, रचनात्मक या फॉर्मेटिव मूल्यांकन। यानी कि समय समय पर शिक्षण कार्य के दौरान समय समय पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना ही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। रचनात्मक मूल्यांकन द्वारा सीखने वाले छात्र तथा अध्यापक को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिलता है, जिससे छात्र अपने शैक्षिक प्रयासों के लिए प्रेरित होते हैं और अध्यापक तथा शिक्षण विधियों में आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं। जैसे कि जब मूल्यांकन होता है, रिजल्ट जो प्राप्त होता है, जो नंबर प्राप्त होते हैं, यदि कम होता है तो शिक्षक भी प्रयास करता है क्यों कम है, किन विधियों का प्रयोग किया जाए, और छात्र भी प्रेरित होते हैं कि हमें और मेहनत करना होगा। इसके विपरीत अब हम देखते हैं समेटिव में जब कोई अध्यापक अथवा मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम की समाप्ति पर या शिक्षा सत्र के अंत में छात्रों की समग्र उपलब्धि का मूल्यांकन खटमासिक यानी कि छमाही एवं वार्षिक परीक्षाओं द्वारा करता है, तो इसे हम आकलित मूल्यांकन कहते हैं। आकलित मूल्यांकन का उद्देश्य कक्षा के सभी छात्रों को उनकी उपलब्धि के आधार पर भेद करके उन्हें उपयुक्त श्रेणी अथवा ग्रेड प्रदान करना है। ठीक है, समझ में आया। जब हम रचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं तो यह सप्ताह में भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, यानी कि पढ़ाई के दौरान भी हो सकता है। लेकिन जब हम समेटिव यानी आकलित का बात करते हैं तो यह छमाही या वार्षिक होता है और इससे जो भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसके आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है, ग्रेड प्रदान किया जाता है, एक श्रेणी प्रदान किया जाता है। दूसरा देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन अल्पकालिक निर्णयों को लेने में सहायक होते हैं, जबकि आकलित मूल्यांकन दीर्घकालिक। ठीक है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक
अब जैसे मान लीजिए कि महीने में 2 बार 3 बार टेस्ट हो सकता है रचनात्मक में, लेकिन जो समेटिव है, जो आकलित है, वह 6 महीने या 1 साल पर ही होता है। तो देखते हैं इसमें उदाहरण के लिए रचनात्मक मूल्यांकन में अध्यापक कक्षा में शिक्षण करते समय शिक्षण प्रश्नों को पूछकर छात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, तदनुरूप अपनी शिक्षक शैली में तुरंत परिवर्तन कर लेता है। आकलित मूल्यांकन में छात्रों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत करने संबंधी दीर्घकालीन निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, अल्पकालीन निर्णय और दीर्घकालीन। अल्पकालीन यानी कि जब शिक्षक जो है कक्षा में प्रश्न पूछता है, यदि उसका आंसर नहीं मिलता है तो वह तुरंत अपने शिक्षण शैली में परिवर्तन कर लेता है। लेकिन इसमें आकलित में क्या होता है, मूल्यांकन के आधार पर अगले कक्षा में यानी दीर्घकालीन निर्णय इसमें लिए जाते हैं। तीसरा हम देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत अध्यापक एवं मूल्यांकनकर्ता शैक्षिक कार्यक्रम के प्रत्येक अंग, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री का मूल्यांकन करने के साथ साथ उनके निर्माण में सक्रिय भूमिका अदा करता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेटिव में जो है मूल्यांकनकर्ता शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का न सिर्फ मूल्यांकन करता है बल्कि उसका निर्माण भी करता है, जबकि आकलित मूल्यांकन में अध्यापक शैक्षणिक कार्यक्रम के निर्माण में कार्य नहीं करता है बल्कि उसके प्रतिफल के रूप में छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। इसमें शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावकारिता एवं सार्थकता के विषय में जानकारी होती है। नेक्स्ट है डेनियल स्टूफल भी अपने रचनात्मक आकलित मूल्यांकन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। रचनात्मक मूल्यांकन को पूर्व क्रिया अवस्था और आकलित मूल्यांकन को पश्च क्रिया अवस्था उन्होंने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षण जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो शिक्षा जगत में मूल्यांकन प्रक्रिया को नवीनतम रूप जो है प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर B.S. ब्लूम को जाता है। इन्होंने अब शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। त्रिध्रुवीय मतलब शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम, क्योंकि उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण का 3 पक्ष यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक कौशलात्मक पक्ष को इन्होंने अपने टेक्सोनॉमी में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार किया है। तो इसे हम एक बार देख चुके हैं, फिर दोबारा देख लेते हैं कि मानव प्रकृति का जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है वह भावनात्मक है, जिसके अंतर्गत रुचि, पसंदगी, नापसंदगी, अभिवृत्ति सम्मिलित होती है और यह व्यक्ति के आग्रह से शुरू होकर चरित्र की विशेषताओं के निर्माण में सहायक होती है। इसके अंतर्गत इन्होंने 5 जो है इसके चरण बताए हैं, जिसमें आग्रहण, ध्यान देना, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण है। देखिए अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है। इसमें भी आपके 3 प्रश्न तैयार होंगे। यदि कसौटी संदर्भित पूछता है या प्रतिमान संबंधित परीक्षण पूछता है तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, और इन दोनों में अंतर पूछता है तो अंतर भी आप लिख सकते हैं। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कसौटी संदर्भित एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों में पर्याप्त समानताएं हैं क्योंकि दोनों के उद्देश्य प्रायः एक जैसे ही हैं। यहाँ पर हम कसौटी संदर्भित एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों में अंतर स्पष्ट करेंगे। पहला है कसौटी संदर्भित, यानी क्राइटेरिया जो नॉर्म जिसके निर्धारित होते हैं, इसमें सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर, ठीक है, स्टैंडर्ड जो होता है पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, जिसे कसौटी या क्राइटेरिया कहते हैं। जबकि उपलब्धि का प्रतिमान निश्चित किया जाता है, नॉर्म निश्चित किया जाता है, जो जनसंख्या से चुने प्रतिदर्श के प्राप्तांकों पर आधारित होते हैं। दूसरा हम देखते हैं, इसमें छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर विषय सामग्री के उद्देश्य के रूप में निर्धारित होता है। ठीक है, यानी विषय सामग्री को ही पहले जो है क्या है, क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है। दूसरा जो है क्राइटेरिया के अंतर्गत क्या होता है, विषय सामग्री को सम्मिलित किया जाता है, और उसमें क्या है, पहले वाले में नॉर्म निर्धारित किया जाता है, और उस नॉर्म्स को प्राप्त करने के लिए एक जनसंख्या
जो निर्धारित किया जाता है उस जनसंख्या के नॉर्म को निकालने के लिए उपलब्धि का स्तर जो है वह मानक होता है। इसमें प्राप्तांकों का औसत, प्रतिशत, प्रामाणिक विचरण यानी गणितीय जो विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। टी स्कोर आदि निकालने पर प्राप्त होता है। तीसरा देखते हैं, कसौटी संदर्भित परीक्षण के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि अनुदेशन या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है, जबकि प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों के प्रयोग से यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र मानक से कितना ऊपर या कितना नीचे है। ठीक है, एक नॉर्म बना लिया गया है, जैसे एक नॉर्म बन गया है कि ये फर्स्ट डिवीज़न इतने पे है, सेकंड डिवीज़न इतने पे है, इतने से जो है कम नंबर मिलने पे फेल हो सकते हैं। तो इस तरह से जब छात्र नंबर प्राप्त करता है, उसे डिवीज़न मिलता है, तो यह पता चल जाता है कि इतना नंबर रहता तो हम इस ग्रेड को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें उपलब्धि की कसौटी के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है, जबकि नॉर्म में इस परीक्षण में मानक के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। कसौटी संदर्भित में किसी अन्य छात्र या समूह से तुलना की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मानक संदर्भित में छात्र के प्राप्तांक के आधार पर इसकी समूह में स्थिति का ज्ञान होता है। इससे अन्य छात्र या समूह से तुलना की जाती है। जिस छात्र जो है वह क्लास में फर्स्ट आया है, टॉप किया, तो क्या है, तुलना ही तो है कि इसका इससे अधिक नंबर इसको मिला है। कसौटी संदर्भित परीक्षण के निर्माण में सभी शैक्षणिक उद्देश्यों पर प्रश्नों की रचना की जाती है, जिससे प्रश्नों को उद्देश्यों की दृष्टि से वैध बनाया जा सके। प्रतिमान संदर्भित परीक्षाओं की रचना करते समय शिक्षण की समस्त इकाइयों पर प्रश्नों का चयन किया जाता है, जिसमें विषय जिससे संपूर्ण शिक्षण सामग्री का परीक्षण हो सके। नेक्स्ट है, इस परीक्षण में छात्र द्वारा प्राप्तांक से यह ज्ञात होता है कि छात्र निर्धारित निष्पादन के मानदंड से कितना ऊपर या नीचे है। इस प्रकार के परीक्षण में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों से यह मालूम होता है कि वह समूह से अन्य छात्र की अपेक्षा कितना अधिक या कम कुशल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अंतर कसौटी इसमें निर्धारित किया जाता है, इसमें नॉर्म्स निर्धारित किए जाते हैं। कसौटी के लिए आधार बनाया जाता है विषय सामग्री को, और इसमें नॉर्म्स को प्राप्त करने के लिए औसत, प्रतिशत, प्राप्तांक, प्रामाणिक विचलन SD, टी स्कोर यानी गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। कसौटी के अंतर्गत अनुदेशन या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकती है माना जाता है, जबकि मानक में कितना एक स्टैंडर्ड एक तैयार किया जाता है कि इतने से ऊपर जो है या इस ग्रेड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, कसौटी में छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है, जबकि नॉर्म्स में सापेक्ष छात्र के प्राप्तांक की व्याख्या की जाती है। इसके लिए कसौटी में जो है छात्र का तुलना जो है समूह से या छात्र से नहीं किया जाता है, जबकि मानक में प्राप्तांक के आधार पर समूह से या छात्र से तुलना की जाती है। कसौटी के अंतर्गत शैक्षणिक उद्देश्यों में प्रश्नों की रचना की जाती है कि प्रश्न जो है वह अधिक से अधिक वैध हों, जबकि मानक में समस्त इकाइयों पर प्रश्नों का चयन किया जाता है, जिससे कि संपूर्ण शिक्षण सामग्रियों का परीक्षण हो सके। ठीक है, इसके अंतर्गत छात्र निर्धारित निष्पादन के मानदंड से कितना ऊपर या नीचे है इसका पता लगाया जाता है, जबकि इस परीक्षण में मालूम होता है कि छात्र जो समूह से अन्य छात्र की अपेक्षा कितना अधिक जो है वह कम या कुशल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा। मूल्यांकन एक व्यापक पद है। ठीक है, क्या है, मूल्यांकन एक व्यापक पद है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, जरूरी नहीं है कि जब तक पढ़ रहा है व्यक्ति तभी तक यह प्रक्रिया चले, बल्कि यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन मापन है तथा शिक्षा के हर पद या अवस्था पर एक नियंत्रक का कार्य करता है। मूल्यांकन स्वयं मूल्यांकन को उन्नत करता है। तो इस पर से 6 है, यानी व्यापक पद है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, शैक्षिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, और यह शिक्षा के हर अवस्था पर एक नियंत्रक का कार्य करता है। और मूल्यांकन स्वयं को
के मूल्यांकन को उन्नत करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं 2 साल पूछा गया है प्रश्न। किसी वस्तु को इसलिए अच्छा कहा जाता है कि उसमें सभी अच्छे गुण होते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को या अच्छा या खराब उसके मान्य गुणों, विशेषताओं या कसौटियों के आधार पर कहा जाता है। इसी प्रकार से किसी शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण की उत्तमता का निश्चय जो है उसके मान्य कसौटियों के आधार पर होता है। एक अच्छा परीक्षण उसे कहा जा सकता है जो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो उन उद्देश्यों को प्राप्त करता है जिनको ध्यान में रखकर उनकी रचना की जाती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं प्रभावीकृत यंत्र है जो मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, व्यापकता, ब्रॉडनेस के साथ मापन करता है। इस प्रकार से अच्छे परीक्षण का प्रशासन एवं अंकन सरल होता है। इन परीक्षणों की विश्वसनीयता, वैधता, मानक निश्चित होते हैं जिसमें विभेदन करने की शक्ति या क्षमता विद्यमान होती है। अब हम देख लेते हैं कि अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अच्छे परीक्षण जो है वह क्या होना चाहिए, स्वप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार को वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। अच्छे परीक्षण का जो मापन है, जो प्रशासन है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन उसको कहते हैं कि मतलब परीक्षित छात्रों पर किया जाता है, तो प्रशासन सरल होता है। अच्छे परीक्षण फलांकन दृष्टि से सुगम होते हैं। फलांकन यानी कि हम उनका जो रिजल्ट निकालते हैं। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। अच्छे परीक्षण वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता का गुण उनमें पाया जाता है। तो इस तरह से हम इसकी विशेषताओं के अंतर्गत देख लेते हैं। स्वप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं, मानव व्यवहार में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं, इनका प्रयोग जो है वह सरल होता है। अच्छे परीक्षण का जो टेस्ट है वह सुगम होता है। अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। अच्छे परीक्षण वस्तुनिष्ठ और व्यापक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परीक्षण का निर्माण क्यों आवश्यक है, प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत परीक्षण में अंतर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो देखते हैं हम, किसी भी लक्ष्य की पूर्ति हेतु व्यक्ति या संस्था प्रत्येक स्तर पर योजना बनाती है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु परीक्षण का निर्माण किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों के मापन हेतु प्रश्नों को समुचित स्थान देने की योजना तैयार की जाती है। कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों को शैक्षिक उपलब्धि का मापन तथा मूल्यांकन के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करते हैं। परीक्षणों के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रमाणीकृत और दूसरा है अप्रमाणीकृत, दूसरा है अप्रमाणीकृत, यानी कि अनस्टैंडर्ड टेस्ट और स्टैंडर्ड टेस्ट। अब इसमें हम देखिए, अब इसमें आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, परीक्षण का निर्माण क्यों आवश्यक है, ये भी प्रश्न आ सकता है। प्रमाणीकृत परीक्षण क्या है, ये भी आ सकता है। अप्रमाणीकृत परीक्षण क्या है, ये भी आ सकता है। और प्रमाणीकृत एवं अप्रमाणीकृत परीक्षण में क्या अंतर है, तो हम देखते हैं। इससे आपके 3 प्रश्न तैयार होंगे। पहला देखते हैं अप्रमाणीकृत, दूसरा प्रमाणीकृत। अप्रमाणीकृत में प्रायः कक्षाध्यापक द्वारा किया जाता है, यानी कि यह नॉन स्टैंडर्ड है, तो यह कक्षाध्यापक कक्षा में ले सकते हैं। जबकि प्रमाणीकृत में क्या है, कुछ विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किया जाता है। अप्रमाणीकृत अनौपचारिक है, प्रमाणीकृत औपचारिक है। अप्रमाणीकृत में कुछ प्रश्नों की रचना करके बनाया जाता है, जबकि प्रमाणीकृत एक साध्य कार्य है। अप्रमाणीकृत कम विश्वसनीय तथा वैध होते हैं, जबकि प्रमाणीकृत अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। अप्रमाणीकृत तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, जबकि प्रमाणीकृत अधिक समय तथा बड़े समूह की आवश्यकता की पूर्ति करता है। अप्रमाणीकृत प्राप्तांकों की व्याख्या छोटे समूह में की जा सकती है, जबकि प्रमाणीकृत प्राप्तांकों की व्याख्या बड़े समूह में की जा सकती है। तो आज का ये वीडियो देखते हैं। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम मापन और मूल्यांकन से संबंधित जो है प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे मापन, मूल्यांकन, क्रियात्मक
अनुसंधान और नवाचार, इन तीनों से संबंधित जो है सिलेबस है। तो काफ़ी बड़ा भी सिलेबस है। तो आज हम मापन मूल्यांकन से संबंधित 60 टाइप क्वेश्चन को सम्मिलित किए हैं, लेकिन इसका एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम क्रियात्मक शोध और नवाचार से संबंधित जो कुछ लघु प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी मदद भी इससे मिलेगी। और फिर एक और वीडियो के साथ हम उसे नेक्स्ट वीडियो में हम उसे लेकर के आएंगे। तो ठीक है, फिर यहीं पर आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं।